सोचिए, एक घना जंगल और उसके बीच में एक वीरान सी जगह, जहां हर पत्थर, हर खंडहर जैसे कुछ कहना चाहता हो। एक ऐसे शहर की कहानी जो कभी शानदार मंदिरों से, आलीशान इमारतों से गुलजार था, लेकिन आज आज सिर्फ खंडरों में सांस लेता है। और ये कहानी है एक राजकुमारी के बलिदान की, जय मां जिसकी गूंज भवानी! कहते हैं आज भी वहां की हवाओं में महसूस होती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बारां जिले की, वहां मौजूद बिलागढ़ और कन्यादह की। ये जगह हड़ौती यानी कि कोटा, बूंदी, बारां का जो पठारी इलाका है, उसकी हरी भरी वादियों में छिपी है। और इसका इतिहास, जैसा आपने कहा, किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस शहर के उजड़ने की हमें एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कहानियां मिलती हैं, और दोनों ही उतनी ही दमदार हैं। तो आज इन्हीं कहानियों की परतों को खोलते हैं। हम जानेंगे कि बिलागढ़ की वो शान शौकत आखिर थी क्या, वो कौन सी राजकुमारी थी जिसके आत्मसम्मान की कहानी आज भी उस नदी में बहती है, और कैसे एक पूरा का पूरा शहर इतिहास के पन्नों से लगभग मिटा दिया गया। चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले उस बिलागढ़ की एक तस्वीर बनाते हैं जो अपनी तबाही से पहले था। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक किला नहीं आ रहा था, बल्कि एक जीता जागता, एक फलता फूलता शहर। बारां की किशनगंज तहसील में विलासी नदी के किनारे बसा एक खुशहाल नगर। बिल्कुल सही सोचा आपने। ये सिर्फ एक सैनिक छावनी नहीं थी। जो हमें स्रोत मिले हैं वो बताते हैं कि इसका अस्तित्व प्रागैतिहासिक काल से था। प्रागैतिहासिक काल से मतलब बहुत ही पुराना? जी, बहुत पुराना। और ये 13वीं शताब्दी तक आबाद रहा। शुरुआत में यहाँ परमार शासकों के अधीन गौड़ वंशीय राजाओं का शासन था। अच्छा। जो मूल रूप से ब्राह्मण थे, और धर्म और कला में उनकी बहुत गहरी आस्था थी। और इसी वजह से उन्होंने बिलागढ़ को सचमुच मंदिरों की नगरी बना दिया था। मंदिरों की नगरी। ये सुनकर लगता है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक या सैनिक गढ़ नहीं था। ये तो एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा होगा। तो जो आज वहां खंडहर हैं, वो इसी भव्य अतीत का सबूत है। हाँ, और क्या सबूत है? आप सोचिए, आज भी वहां 10 किलोमीटर के दायरे में 5000 से ज्यादा मूर्तियां और मंदिरों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। 5000 से ज्यादा? जी, ये सिर्फ पत्थर नहीं है। ये उस दौर की कला, समाज और उनकी आस्था की कहानी कहते हैं। और इनमें कुछ तो बेहद दुर्लभ है, ऐसी मूर्तियां जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। जैसे कि मैंने सुना है कि वहां कुछ बहुत ही अनोखी मूर्तियां मिली हैं। बिल्कुल, एक मिसाल देता हूं। अपनी चोंच में एक पूरे हाथी को दबाकर उड़ते हुए ड्रैगन जैसी आकृतियों वाली मूर्तियां। ड्रैगन? हाँ, ड्रैगन। या फिर भगवान विष्णु के वराह अवतार की एक विशाल प्रतिमा, जो पूरे हाड़ौती इलाके में अपनी तरह की इकलौती है। ये अवशेष उस शहर की समृद्धि और उसके कलात्मक वैभव की गवाही देते हैं। एक मिनट, ड्रैगन? भारतीय मूर्तिकला में ड्रैगन का इस तरह दिखना तो बहुत आम नहीं है। हम गरुड़ देखते हैं या दूसरे पौराणिक जीव। क्या ये किसी बाहरी सांस्कृतिक प्रभाव का संकेत है, या इसका कोई स्थानीय मतलब था? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही तो बिलागढ़ को खास बनाता है। ये उस दौर के कल्चरल एक्सचेंज को दिखाता है। कुछ विशेषज्ञ इसे चीन के प्रभाव से जोड़ते हैं, जो शायद सिल्क रूट के जरिए यहां तक पहुंचा होगा। अच्छा, ये भी हो सकता है। जबकि दूसरे इसे पौराणिक गरुड़ का ही एक अलग, ज्यादा शक्तिशाली रूप मानते हैं। लेकिन इसका मतलब साफ है, बिलागढ़ सिर्फ एक अलग थलग शहर नहीं था। वो एक सांस्कृतिक चौराहे पर बसा था, जहां दुनिया भर के विचार और कलाएं आकर मिलती थीं। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। एक शहर जो इतना कलात्मक हो, इतना समृद्ध और दुनिया से इतना जुड़ा हुआ, वो पूरी तरह वीरान कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और हिंसक घटना रही होगी। और यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। हमारे सामने इसकी तबाही के दो अलग अलग किस्से हैं, और दोनों ही एक राजकुमारी के बलिदान से जुड़े हैं। चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं, जो मुगल सल्तनत के सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं विवादास्पद बादशाहों में से एक से जुड़ी है। आप औरंगजेब की बात कर रही हैं? हाँ, ये कहानी मुगल बादशाह औरंगजेब की है। कहा जाता है कि औरंगजेब को बिलागढ़ पर उस वक्त राज करने वाले खींची राजवंश की राजकुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला। वो उस पर मोहित हो गया, और उसने अपनी सेना को राजकुमारी को दिल्ली लाने का हुक्म दिया। लेकिन उस दौर में किसी राजपूत रियासत के लिए ये सिर्फ एक शादी का प्रस्ताव तो था नहीं, ये तो उनके स्वाभिमान और सम्मान पर एक सीधी चोट थी। बिल्कुल। और जब राजकुमारी के सामने ये प्रस्ताव रखा गया तो उसने अपनी अस्मिता को चुना। उसने औरंगजेब की रानी बनने की बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा,
और विलासी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। जिस जगह पर उसने अपना जीवन समाप्त किया वो जगह आज भी कन्यादाह के नाम से जानी जाती है। और एक बादशाह का अहंकार जब घायल होता है तो वो तबाही लाता है। और ठीक यही हुआ। राजकुमारी के इस इनकार से औरंगजेब इतना आग बबूला हुआ कि उसने बदले की आग में पूरे बिलागढ़ शहर को मिट्टी में मिलाने का आदेश दे दिया। उसकी सेना ने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को खंडित किया और उस हंसते खेलते शहर को एक वीराने में बदल दिया। ये कहानी बताती है कि कैसे एक बादशाह के गुरूर ने एक पूरे शहर को खत्म कर दिया। ये कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी ही सीधी भी लगती है। एक ताकतवर बादशाह, एक खूबसूरत राजकुमारी और एक दुखद अंत। लेकिन इतिहास कभी इतना सीधा नहीं होता, है ना? क्या स्रोतों में कोई और पहलू भी मिलता है? शायद कोई ऐसी कहानी जो मुगलों के आने से भी पहले की हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यही इस जगह को और रहस्यमयी बनाता है। एक दूसरी कहानी भी है जो शायद इससे भी पुरानी है, और ये हमें 11वीं-12वीं सदी में ले जाती है। उस वक्त दिल्ली में सल्तनत का दौर था और छोटे छोटे राज्यों पर हमले आम बात थी। तो ये कहानी औरंगजेब से सदियों पहले की है? हाँ, इस कहानी के मुताबिक बिलागढ़ पर भैंसा शाह नाम के एक गौड़ राजा का शासन था। कुछ लुटेरे आक्रमणकारियों ने शहर की दौलत लूटने के लिए हमला किया। लेकिन जब उन्होंने राजा की बेटी राजकुमारी उदल दे की खूबसूरती के बारे में सुना तो उनकी नीयत बदल गई। अब उन्हें दौलत से ज्यादा राजकुमारी चाहिए थी। मतलब कहानी का सार वही है, हमलावर की बुरी नजर और राजकुमारी का आत्मसम्मान। बिल्कुल। राजा भैंसा शाह ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन युद्ध में वो मारे गए। जब आक्रमणकारियों ने महल में घुसकर राजकुमारियों को बंधक बनाने की कोशिश की तो राजकुमारी उदल दे ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहनों और दूसरी महिलाओं के साथ विलासी नदी में कूदकर जल जौहर कर लिया। जल जौहर? देखिए, चित्तौड़ में रानी पद्मावती ने अग्नि जौहर किया था। ठीक वैसे। और दिलचस्प बात यह है कि लोक कथाओं में कहा जाता है कि जिस जगह उन राजकुमारियों ने नदी में छलांग लगाई वहां पानी में एक बहुत गहरी खाई बन गई। अच्छा जी, जो आज भी मौजूद है, और उस जगह को भी कन्यादाह ही कहते हैं। ये कहानी भी पद्मावती की तरह ही बलिदान की एक मिसाल है, लेकिन इसे इतिहास की किताबों में वो जगह कभी नहीं मिली। ये स्थानीय किस्सों में ही जिंदा रह गई। तो हमारे पास खंडहर हैं, दो बहुत पावरफुल कहानियां हैं जो सदियों के फासले पर हैं, लेकिन एक ही जगह कन्यादाह पर आकर मिलती हैं। पर आज वहां क्या है? इन कहानियों का आज के समय में क्या मतलब है? आज बिलागढ़ के खंडहर, जैसा मैंने बताया, लगभग 10 किलोमीटर के एक विशाल क्षेत्र में फैले हैं। पुरातत्व विभाग ने एक म्यूजियम में करीब 1200 मूर्तियों को तो सुरक्षित रखा है, लेकिन हजारों आज भी लावारिस पड़ी हैं, मौसम की मार झेल रही हैं। ये तो बहुत दुख की बात है जी। और कन्यादाह वो आज भी एक धार्मिक स्थल है। लोग कार्तिक पूर्णिमा पर वहां स्नान करने आते हैं और शायद, मतलब अनजाने में ही सही, उन राजकुमारियों के बलिदान की याद को जिंदा रखते हैं। और इस पूरे इलाके की एक और खास पहचान है जिसका जिक्र किए बिना ये कहानी अधूरी है। ये सहरिया जनजाति का घर है। बिल्कुल। किशनगंज और शाहाबाद तहसीलें जहां ये ऐतिहासिक स्थल है, ये सहरिया जनजाति का गढ़ हैं, जिन्हें भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। पास में ही सीताबाड़ी है, उसे तो सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। ये एक बहुत जरूरी पहलू है। ये एक फैसिनेटिंग पॉइंट है। मतलब बिलागढ़ का बनना और उजड़ना, राजाओं और बादशाहों की ये पूरी कहानी सहरिया लोगों की जमीन पर ही घटी थी। क्या सहरिया समुदाय की अपनी लोक कथाओं में बिलागढ़ या कन्यादाह का कोई जिक्र मिलता है? क्या वे इन खंडहरों को अपने इतिहास का हिस्सा मानते हैं, या ये सिर्फ उनके आसपास मौजूद एक भूली बिसरी जगह है? देखिए, उनकी मौखिक परंपराओं और लोकगीतों में किसी राजा या बादशाह का सीधा जिक्र मिलना तो मुश्किल है, लेकिन ये जगह उनके जीवन का, उनकी पहचान का हिस्सा है। वे इन खंडहरों के बीच अपने मवेशी चराते हैं, यहाँ के तालाबों और नदी का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए ये इतिहास से ज्यादा एक जीती जागती सच्चाई है, उनके पुरखों की जमीन है। और ये कहानी में एक और परत जोड़ता है। एक लिखित इतिहास है जो राजाओं और बादशाहों का है, जिसे हम और आप पढ़ रहे हैं, और एक अलिखित जीवंत इतिहास है जो वहां रहने वाले लोगों का है, जो उन खंडहरों के साथ हर रोज जी रहे हैं। वो उस इतिहास के मूक गवाह हैं। तो बिलागढ़ हमें सिखाता क्या है? एक शानदार शहर के अवशेष, एक राजकुमारी के सम्मान और बलिदान की दो अलग अलग कहानियां, और उस भूमि पर आज भी मौजूद एक प्राचीन जनजाति जो उस इतिहास के बीच अपनी जिंदगी जी रही है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। हमें स्रोतों में कन्यादाह की दो कहानियां मिली हैं, है ना?
एक में औरंगजेब जैसे एक मशहूर ताकतवर बादशाह का जिक्र है और दूसरी में एक स्थानीय राजा और गुमनाम आक्रमणकारियों का। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्यों इतिहास की कुछ कहानियां ज्यादा प्रसिद्ध हो जाती हैं और उन्हें ज्यादा आसानी से मान लिया जाता है, जबकि दूसरी कहानियां जो शायद उतनी ही सच्ची हों वो सिर्फ स्थानीय लोक कथा बनकर रह जाती हैं। शायद इसलिए कि बड़ी शख्सियतों से जुड़ी कहानियों को फैलने के लिए एक बड़ा मंच मिल जाता है। हो सकता है। और ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि इतिहास कैसे लिखा और याद रखा जाता है। हम कौन सी कहानी सुनाना चुनते हैं, ये बहुत कुछ तय करता है। क्या इतिहास हमेशा बड़े नामों के इर्द गिर्द ही घूमता है, या असली कहानी उन गुमनाम लोगों की है जैसे राजकुमारी उदलदे या आज के सहरिया लोग जो उस जगह की आत्मा हैं? बिलागढ़ की असली कहानी शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी है।